आज ये हमारा पहला लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का। माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर एंड आई विल टीच यू माइक्रोबायोलॉजी। और हम वीक में इंशाल्लाह 3 लेक्चर करेंगे एंड उसके बाद हम एक जूम मीटिंग करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम जूम मीटिंग में करेंगे। तो बेटा पहले थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, या दुनिया में बहुत से फील्ड, फूड इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिस भी फील्ड के अंदर है, वो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत रोल है। या तो उसका बेनिफिशियल रोल बहुत ज़्यादा है कि वो किसी न किसी तरह बेनिफिट करती है, या वो किसी न किसी तरह नुकसान देती है। तो आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होगा। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली स्टडी है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की, वो ऑर्गेनिज्म जो आम तौर पर नेकेड आई के साथ हम नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया। ये एक होते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? किंगडम है प्रोटिस्टा, आपको पता होगा डिफरेंट किंगडम्स हैं, उसमें से एक किंगडम है प्रोटिस्टा। उसके अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम प्रोटिस्ट कहते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गए या सिंपल एल्गी हो गए। इसके अलावा इसके अंदर वायरसेस भी होते हैं। वायरसेस आमतौर पर टेक्निकली हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जब उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है या वो लिविंग कंडीशन के अंदर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो एयर के अंदर है तो वो वायरस लिविंग कंसीडर नहीं होता। लेकिन जब वो ह्यूमन सिस्टम के अंदर या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर आता है तो वो उसे सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो वहाँ हम उसको कंसीडर करते हैं अंडर द डोमेन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में आम तौर पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा जा सकता है माइक्रोब्स के, कि उनका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर से मुराद ये है कि उनकी इंटरेक्शन ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे होता है या प्लांट बॉडी के साथ वो क्या इम्पैक्ट डालता है। उसकी एवोल्यूशन क्या है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। कोई माइक्रोब्स कितने एवोल्यूशन हुई है। फॉर एग्जांपल, ये अभी आपके कोविड 19 का सिनेरियो चल रहा है। ये कोविड 19 को इससे पहले हम सार्स कहते थे, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। ये कोरोना फैमिली के साथ था, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ द टाइम इसकी एवोल्यूशन हुई, इसके अंदर चेंजेस आए, इसकी जेनेटिक मटेरियल के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हुई। जब वो तब्दीलियां आती हैं इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ द टाइम। जैसे ह्यूमंस के अंदर एवोल्यूशन हुई। अगर आप आज से 100 साल पहले चल जाएं तो ह्यूमंस बहुत बड़े बड़े होते थे, ह्यूज होते थे, 10-10 फुट के। विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो छोटे होना शुरू हो गए। ये उनकी एवोल्यूशन हुई। इसी तरह इकोलॉजी क्या है, कि आपके इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन क्या है, बायोकेमिस्ट्री उसकी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, कि उसके अपने अंदर सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, और उसका जब वो ह्यूमन या एनिमल या प्लांट बॉडी के अंदर आता है तो उसके कैसे सिस्टम वर्क करते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी जो है वो है हमारी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि हमारी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, 17वीं सेंचुरी तक, 17वीं सदी तक, क्योंकि माइक्रोस्कोप उससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उससे पहले माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं था। 17वीं सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ल्यू वेन हॉय। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये पब्लिश की थी कि उसने बैक्टीरिया को देखा है अंडर द माइक्रोस्कोप। और एक रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का जर्नल पब्लिश होता था जिसको कहते थे फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन। उसके अंदर उसने पहली दफ़ा एक बैक्टीरिया की ड्राइंग प्रेजेंट की थी, कि बैक्टीरिया ऐसा दिखाई देता है, कि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, और उसकी फिजियोलॉजी होती है। इसके अलावा प्रोटोजोआ को भी उसने पहली दफ़ा ड्राइंग्स के तौर पर पेश किया था। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? आमतौर पर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अमीबिया हो गया, ये जो आपको प्रोटोजोन सिंगल सेल्ड होते हैं, या आपके फंजाई हो गए जैसे कि यीस्ट हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले, इस 17वीं सेंचुरी से पहले माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, और उससे पहले लोग ये बिलीव करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जिनमें इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं। इसे हम कहते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। तो उनका ख्याल था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी हम लोग या जो जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये
डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ अराइज करते हैं, और अगर वो इंग्रेडिएंट्स आमतौर पर इनऑर्गेनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल लोग बिलीव करते हैं कि जो सब माइस है ये ऐसे ग्रो करता है कि अगर आप किसी सॉइल्ड क्लोथ को वीट के साथ लगा के उसे खुली हवा में छोड़ दें तो वहाँ माइस आ जाता है। अगरचे इस थ्योरी से पहले, इसी दौरान जब ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी अपने अरूज पर थी, तो एक साइंटिस्ट था फ्रांसिस्को रेड्डी, उसने उसको डिसप्रूव किया था। लेकिन क्योंकि उसके पास इस उस वक्त कोई एविडेंस नहीं था तो उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया गया। अंटिल 19th ऑफ द सेंचुरी एक साइंटिस्ट आया जिसे आप सब जानते हैं, लुइस पॉस्चर। he actually changed the concept regarding the origination of the living organism. उसने पहली दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप एक्चुअली फिल्टर आउट कर सकते हैं एयर से विद द हेल्प ऑफ द कॉटन वूल। इसके अलावा उसने स्टेरिलाइज करना भी चीज़ों को सिखाया कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी चीज़ों को किस तरह बचा सकते हैं या स्टेरिलाइज कर सकते हैं। एक और एडवांसमेंट 19th सेंचुरी के अंदर हुई कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आज वेरी कॉमन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आना शुरू हो गया, और फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स आई। स्टेनिंग टेक्निक्स क्या करती थी? स्टेनिंग टेक्निक्स एक्चुअली कलर दे देती थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और अंडर द माइक्रोस्कोप जब आप देखते हैं तो वो कलर्ड विजुअलाइजेशन की वजह से आप बेटर रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है या इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है। इससे ऑनवर्ड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी होने लगी। लोगों ने उसकी इम्यूनिटी के ऊपर काम किया, उसकी फिजियोलॉजी के अंदर ऊपर काम किया, उसके बिहेवियर के ऊपर काम किया। और 20th सेंचुरी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंचुरी समझी जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हुआ। पहली वैक्सीन जो थी और एंटीबायोटिक थी वो भी डेवलप्ड हुई 20th सेंचुरी के अंदर। अच्छा, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वैक्सीन आम तौर पर वही बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट जिसने डिजीज कॉज करना होता है उसे आप या तो लेस वीरुलेंट फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में जहां वो बॉडी के अंदर दाखिल होके डिजीज कॉज ना करे, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को बताए कि कोई बाहर से एंटीजन आया है। तो वैक्सीन में उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं इन द लेस वीरुलेंट फॉर्म, कि वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे एज अटैकर के तौर पर लेता है कि अटैक कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर। एज अ रिस्पॉन्स आपकी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम डिवेलप कर लेती है। अब जब एक सर्टन वायरस या सर्टन बैक्टीरिया के खिलाफ आपकी बॉडी ने इम्यून सिस्टम डिवेलप कर लिया, तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। वो याद रखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन से वायरस के खिलाफ आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी मौजूद है। तो इन फ्यूचर जब वो वायरस या बैक्टीरिया अपनी एक्चुअल फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर दाखिल होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर पहले से उसके खिलाफ एंटीजन के खिलाफ आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई होंगी, आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होगा, इसलिए वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। इसके अलावा 20th सेंचुरी के अंदर हमने डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड को भी डिस्कवर किया। ये जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का और डिफरेंट माइक्रोब्स का। इस डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए की वजह से आपने उसकी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। और आजकल की मेडिसिन या मॉडर्न रिसर्च ये है कि आप किसी तरह बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें कि वो डिजीज वो बेसिस उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें आप किसी तरह चेंज कर दें। और फिर आपने पूरा जीनोम, ये जीनोम हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ जीन्स को, आपने पूरा जीनोम उसका डिस्कवर कर लिया विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, अब हम आते हैं कि ब्रांचेस क्या होती हैं माइक्रोबायोलॉजी की। डिफरेंट ब्रांचेस हैं और हम उसे डिफरेंट तरह कैटेगराइज करते हैं। एक होती है बाय टेक्सोनमी, टेक्सोनमी नेम को कहते हैं, उसके नेम से रिकग्नाइज होती है। एक होती है उसकी टाइप ऑफ रिसर्च की बुनियाद पर। टेक्सोनमी की बुनियाद पर हम करते हैं, जो हमारी ब्रांचेज हैं वो है बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इम्यूनोलॉजी जो उनसे होता है, ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम का इंटरेक्शन आपके पैथोजेंस के साथ कैसा है, कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर
या एनिमल बॉडी के अंदर आएगा तो उसका इंटरेक्शन या उसका रिलेशनशिप कैसा होगा आपके इम्यून सिस्टम के साथ, आपके इम्यून सिस्टम के कौन से सेल को वो इम्यून रिस्पॉन्स उसके अंदर से प्रोड्यूस करवाएगा। एक होती है माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंजाई, जैसे यीस्ट हो गए, मोल्ड हो गए, या आपने घरों में देखा होगा आपकी ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं यीस्ट या मोल्ड, ये माइकोलॉजी से कहते हैं। नीमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ नीमाटोड्स, जो से राउंड वॉर्म्स होते हैं, ये अक्सर इन्फेक्शंस कॉज कर लेते हैं, जैसे फिलेरियोसिस एक डिजीज है, ये नीमाटोड्स कॉज करते हैं, तो ये भी एक क्लास होती है। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है आइदर इन प्लांट्स, एनिमल्स और द ह्यूमन बॉडी, दैट इज नोन एज द पैरासाइट। तमाम पैरासाइट्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कहते, लेकिन बहुत से पैरासाइट जैसे प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया, इन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। फाइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द एल्गी इज नोन एज द फाइकोलॉजी, और बहुत से एल्गी भी डिजीज कॉज करते हैं। प्रोटोजोलॉजी, द स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये प्रोटोजोलॉजी होते हैं, ये आपके डिजीज कॉज करते हैं, जैसे आपके अंदर डिफरेंट, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर और एनिमल बॉडी के अंदर भी ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। वायरोलॉजी, द स्टडी ऑफ द वायरस इज नोन एज द वायरोलॉजी। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द टाइप ऑफ द रिसर्च। रिसर्च दो तरह की होती है, एक होती है प्योर, एक होती है अप्लाइड। प्योर रिसर्च क्या होती है कि आप एक साइंटिफिक एक रिसर्च को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, और उससे आप एक साइंटिफिक फिनोमिने को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज नोन एज द प्योर रिसर्च। इनके आपने प्योरली विदाउट द यूज ऑफ एनीथिंग एल्स, आपने सिर्फ एक रिसर्च एक्सप्लोर की है और उससे आपने एक साइंटिफिक फिनोमिने को अनवेल किया है या अंडरस्टैंड किया है, दैट इज योर बेसिक या प्योर रिसर्च। एक होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च प्योर रिसर्च से जो आपका रिजल्ट आता है उसकी बुनियाद पर आप बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। प्योर माइक्रोबायोलॉजी की कौन कौन सी एग्जाम्स होती हैं, या काइंड्स होते हैं, या टाइप्स होती हैं। एक होती है इसकी एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी। एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी इट्सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपका स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैसे स्टार्ट हुई थी। आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट है साइंस के अंदर कि माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा रोल है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ को स्टार्ट करने में। एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी के विद द पैसेज ऑफ द टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, हाउ दे एवोल्यूशनाइज देमसेल्व्स। सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोबियल सेल। आपको पता है जैसे ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी सेल से बन के बनती है, इसी तरह माइक्रोब्स भी सेल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है माइक्रोब्स का। आज जैसे फॉसिल्स की एग्जांपल लेते हैं, फॉसिल्स को फॉसिल्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल माइक्रोब्स का होता है। फिर एक टाइप है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोब्स के जेनेटिक सिस्टम के ऊपर, उसकी जेनेटिक्स के ऊपर, उसके डीएनए और आरएनए के ऊपर, उसके जीनोम के ऊपर जितना वर्क है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोब। सिस्टम्स माइक्रोबायोलॉजी होता है कि आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं किसी भी डिजीज़ की, किसी भी माइक्रो बायोलॉजिकल सिस्टम की या माइक्रोब्स की। एक पूरी सिस्टमैटिक कंप्यूटेशनल मॉडलिंग होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टम्स माइक्रोबायोलॉजी। अब हम आते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पहली एग्जांपल आपकी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह प्लांट्स एंड सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल राइजोबियम है। आप आम तौर पर सॉइल को राइजोबियम के साथ ट्रीट करते हैं, या सीड को या सॉइल को राइजोबियम के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर आपकी है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, कि जितने फूड बॉर्न इलनेस हैं, जैसे आपके क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें आपकी फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है, या आपकी फूड बॉर्न इलनेस हैं जो आपकी कॉज। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप फूड की प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, या फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे जब आप बियर बनाते हैं, या आप घर में आपने कभी दही बनाई हो,
तो ये आपकी फर्मेंटेशन होती है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कि ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन से कॉज करते हैं और या उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के अंदर या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रोब्स का क्या यूज़ है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी ये होती है कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर जैसे वैक्सीन्स होगी, वैक्सीन मैंने आपको बता दिया, या एंटीबायोटिक्स होगी, उसके अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल हो, उसकी स्टडी को हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा आपने। आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू।